रात के अंधेरों में एक चीज हमेशा छुप के रहता है, इंसान का असली चेहरा। जब रोशनी बुझ जाती है और सब कुछ थोड़ा ठंडा और सन्नाटा सा लगता है, तभी एक शैतान जन्म लेता है। आज हम उस अंधेरे की कहानी सुनेंगे जो बॉम्बे की गलियों में पल रहा था। रात का अंधेरा अक्सर अपनी कहानियां छुपा के रखता है, कहानियां जिनमें न हीरो होता है न विलन, सिर्फ एक ऐसी सच्चाई जो खून से लिखी गई होती है। इंडिया एक ऐसी जमीन है जहां सभ्यता और संस्कृति की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उसी मिट्टी के नीचे कुछ कहानियां दबी हुई हैं। कुछ राज ऐसे हैं जो सिर्फ रात के अंधेरों के साथी हैं। सीरियल किलर्स अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, हैनिबल लेक्टर, डेक्स्टर, टेड बुंडी जैसे नामों को। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में भी कुछ ऐसे नाम थे जो ना सिर्फ मॉन्स्टर्स थे बल्कि खुद को इंसान कहने का हक खो चुके थे। ये कहानियां ना कभी ज्यादा अखबारों में छपी, ना न्यूज चैनल्स ने प्राइम टाइम बनाई। शायद इसलिए क्योंकि इन राज को छुपाना बताने से ज्यादा आसान था। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया अनवील्ड। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे दुनिया ने साइको रमन नाम दिया। एक ऐसा नाम जो मुंबई के कोने कोने में लोगों के जहन में थरथराहट बन गया था। लेकिन हर डरावने कातिल के पीछे होती है एक कहानी। आज हम उस कहानी के पहले पन्ने खोलने जा रहे हैं। इस कहानी का रावण था रमन राघव। बॉम्बे 1960s, शहर का नया नाम सपनों का शहर पड़ रहा था। लेकिन उन सपनों के नीचे एक नाइटमेयर पल रहा था जिसका नाम था रमन राघव। रमन का जन्म 1929 के आसपास हुआ था, हैदराबाद डेक्कन में, एक गरीब टूटी फूटी बस्ती के एक छोटे से घर में। उसका पूरा नाम था रमन राघव सथुआ। लेकिन उसकी जिंदगी में घर कभी था ही नहीं। न माँ की ममता मिली और न बाप की सुरक्षा। पिता एक जिद्दी और हिंसा से भरा आदमी, रोज काम से थक कर आता और गुस्से में बर्तन फेंकता, चिल्लाता, मारपीट करता। माँ एक शांत, दब्बू और दर्द से भरी हुई औरत, चुप रहती, सह लेती। और रमन एक छोटा सा लड़का जो इन सब सीन्स को रोज देखता था। आंखों में डर तो था, पर उसके चेहरे पर कभी कोई इमोशन नहीं दिखता था। उसके क्लासमेट्स कहते थे वो अजीब है। टीचर्स कहते थे रमन हमेशा खुद में खोया रहता है। जब रमन 10 साल का था तभी से उसका व्यवहार बदलने लगा। वो पेड़ों के नीचे बैठ के पत्थर से छोटी छोटी चीजों को तोड़ता रहता। कभी कभी छोटी मछलियों को पकड़कर उनका सर कुचल देता और फिर लंबे समय तक उन्हें देखता रहता। कई लोग कहते थे कि उस वक्त से ही रमन ने कंट्रोल और पेन का मतलब समझना शुरू कर दिया था। जवानी तक पहुंचते पहुंचते रमन हैदराबाद छोड़ चुका था। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, जैसे चौकीदारी, मजदूरी, फैक्ट्री का काम। कभी कोई काम ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि रमन का बर्ताव लोगों को डराता था। वो अक्सर काम के बीच में चुप हो जाता, किसी कोने में घंटों बैठ जाता या बिना किसी वजह से किसी पर चिल्लाने लगता। वो बॉम्बे आया, सोचा कि नए शहर में नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन बॉम्बे उसके लिए सिर्फ एक जंगली झुंड बन गया। बेघर था, फुटपाथ पे सोता था, खाना सड़क के डब्बों से या कभी कभार चुरा के मिल जाता था। बॉम्बे के स्लम्स और रेल ट्रैक्स के आसपास घूमता रहता था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। शायद पहचान, शायद मकसद, या शायद कोई शिकार। एक रात एक आदमी ने उसे सड़क पर धक्का दे दिया। छोटी सी बात थी, लेकिन उस रात रमन का दिमाग किसी फ्यूज की तरह उड़ गया। कहते हैं उस रात उसने पहली बार किसी को फॉलो किया, लंबे वक्त तक। और पहली बार उसके दिमाग में यह ख्याल आया, मैं उसे मार सकता हूं और शायद मुझे सुकून मिलेगा। वही रात थी जहां एक आम आदमी, एक बेघर फुटपाथ वाला, एक मेंटल पेशेंट शैतान में बदलने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खून की भूख। रमन ने बॉम्बे के सबसे बेकार और अंधेरे इलाकों को अपना घर बनाया। स्लम्स, रेल के नीचे के पुल, चॉल्स के कोने और सबसे इंपॉर्टेंट फुटपाथ। वो अक्सर माहिम, सायन, घाटकोपर, बाइकुला और कुर्ला के एरियाज में दिखा जाता था। दिन भर इधर उधर भटकता और रात को वो अपना काम करता। और काम से यहां मतलब है कत्ल। रमन का टारगेट कभी कोई अमीर आदमी नहीं होता। वो हमेशा उन लोगों को चुनता था जो सबसे कमजोर थे, बेघर थे, रोड साइड सोए हुए मजदूर, भिखारी और कभी कभी तो दोस्तों तक से बदला लेने निकल पड़ता था। उसका मानना था कि ये लोग अनहोली हैं,
लोग डर के मारे फुटपाथ पर सोना छोड़ चुके थे। कुछ अपने सर के नीचे पत्थर रखकर सोने लगे, सिर्फ इसलिए कि कोई रात में उन्हें रॉड ना मार दे। पुलिस ने स्लम्स में पेट्रोलिंग बढ़ाई, पर रमन हर जगह था और कहीं भी नहीं। वो दिन भर बेघर लोगों के साथ उठता बैठता, खाता, बातें करता और रात को उन्हीं में से किसी का सर फोड़ देता। रमन का हर मर्डर एक मिसाल बन जाता था। एक पैटर्न दिख रहा था। आदमी मोस्टली गरीब, मोस्टली स्ट्रीट ड्वेलर्स और ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठाता। ये लोग सोसाइटी के लिए इनविजिबल थे और रमन जानता था सोसाइटी इनविजिबल लोगों के लिए कभी इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं लेती। एक रात धारावी के एक चौराहे पर 3 लोग सो रहे थे। सुबह सिर्फ एक जिंदा मिला। 2 के सर इतने जोर से कुचले गए थे कि उनका चेहरा पहचाना नहीं गया। रमन का मेथड ब्रूटल था। पहले रॉड का एक जोरदार वार, फिर तब तक मारना जब तक हड्डी ना टूट जाए। ये गुस्सा नहीं था, ये रिचुअल था। पुलिस ने जब क्राइम सीन्स देखे तो कुछ और डिटेल्स नोटिस किए। विक्टिम्स मोस्टली मेल, एज बिटवीन 25 to 45। पुलिस ने नोटिस किया कि लोग एक ही तरीके से मर रहे हैं। हेड इंजरी, ब्लंट ट्रॉमा, कोई रॉबरी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि ये अलग अलग एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन जब नंबर्स बढ़ने लगे 2, 4, 6 फिर 9, तो एक चीज क्लियर थी, शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। और सबसे डरावनी बात, रमन कभी एक जगह पर नहीं टिकता। हर रात नया एरिया, नया शिकार, नया कत्ल। और उसका पैटर्न इतना अलग था कि समझ आते आते पुलिस कंफ्यूज हो जाती थी। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई मोटिव नहीं। एक तरफ था बॉम्बे पुलिस का प्रेशर, मीडिया, पब्लिक और पॉलिटिकल सर्कल्स, और दूसरी तरफ था एक ऐसा कातिल जिसका ना कोई एड्रेस था, ना दिखने का कोई फिक्स्ड पैटर्न। जहां लोगों को नींद आनी बंद हो गई थी, वहां रमन राघव सोच रहा था, अगला कत्ल किस एरिया में करूं। 1968 में 1968 में एक स्लम एरिया से एक सर्वाइवर मिला जिसका सर टूटने से बच गया था। उसने बताया कि एक आदमी आया था चुपके से, बिना कुछ बोले, हाथ में कुछ था और उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। पुलिस ने पहली बार एक रफ स्केच बनवाया। लीन बॉडी, स्लाइटली हंच्ड बैक और आंखें जो सीधा नहीं देखती थी। पुलिस के पास पहली बार कोई डिस्क्रिप्शन था, पर रमन उस वक्त तक बॉम्बे में 20 से ज्यादा कत्ल कर चुका था। स्केच देखने के बाद बॉम्बे पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि रमन राघव को पहले भी अरेस्ट किया गया था, एक पुराने छोटी सी चोरी के केस में। पर तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आदमी शहर का सबसे बड़ा किलर बन चुका है। पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर दिया मैसिव मैनहंट का। 20 टीम्स बनाई गई। स्लम्स, रेल लाइंस, फुटपाथ्स, मिल्स, चॉल्स, हर जगह पुलिस की टीम तैनात थी। ऑफिसर्स को बोला गया था, किसी भी आदमी पर शक हो, जिसका एड्रेस ना हो, पेपर्स ना हो, उसे उठाओ और एक चीज देखना कि क्या उसके पास कोई हैवी ब्लंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। पुलिस ने 100 से ज्यादा बेघर लोगों को उठाया। इंटरोगेशन हुआ, पर रमन हर बार बच जाता, क्योंकि वो कपड़े बदल लेता, बाल काट लेता, एक्सेंट शिफ्ट कर देता। कभी मद्रास से आया हुआ मजदूर बनता तो कभी यूपी का भिखारी। वो मास्टर ऑफ डिस्गाइज नहीं था, पर मास्टर ऑफ बीइंग इनविजिबल था। एक दिन कुर्ला के पास एक छोटी सी बस्ती में पुलिस को एक लाश मिली। फिर वही तरीका, रात के समय कत्ल, सर पे चोट, कोई रॉबरी नहीं। तभी एक पेट्रोलिंग कांस्टेबल ने बताया, उसी एरिया में एक आदमी पिछले कुछ दिनों से घूम रहा था। घुटनों तक फटी हुई धोती, आंखों में ठंडी सी शांति और हाथ में एक छोटा आयरन रॉड। उसका नाम रमन है और कुछ अजीब बातें करता है। पुलिस ने उस आदमी को लोकेट किया। एक नाले के पास बैठा हुआ था वो, मिट्टी से भरा हुआ, चेहरा धुला हुआ नहीं, आंखें लाल। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो रमन ने रेजिस्टेंस नहीं दिया, सिर्फ कहा, मुझे तो लग रहा है आज मुझे कोई मिलेगा, मैं तैयार हूं, आप मुझे ले जा सकते हो, पर मैं पापियों को मार रहा था। इंटेरोगेशन रूम में रमन बैठा था, बिना किसी घबराहट के, ना चिल्लाया ना रोया, बस कामली बोला, मैंने 5 लोगों को नहीं 20 लोगों को मारा है, शायद 30 भी हो। पुलिस इंटेरोगेशन में रमन ने सब कुछ कामली कन्फेस किया। 1 मर्डर नहीं, 2 नहीं, 41 मर्डर्स, सब डिटेल में, हर लोकेशन, हर मेथड, हर विक्टिम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डायरी पढ़ रहा हो। हर कत्ल उसने नाम के बिना याद रखा था, सिर्फ चेहरे और जगह के बेसिस पे। और जब पूछा गया कि क्यों मारा, तो जवाब मिला, वो लोग गलत थे, मुझे अंदर से आवाज आई थी, मुझे कहा गया था उनको सजा दो। कई बार उसने पुलिस को बोला, मैं उनको मार रहा हूं क्योंकि वो पापी हैं, मुझे ऊपर से आवाज आती है। हाँ,
ऊपर से आवाज। रमन का मानना था कि एक डिवाइन फोर्स उसे कमांड देती है कि कौन मरेगा, कब मरेगा, और जब वो आवाज आती तो रमन निकल पड़ता, हाथ में एक आयरन रॉड, एक हैवी ब्लंट ऑब्जेक्ट या कभी कभी एक सिंपल पत्थर लेकर एक ही बार में मार देता, एकदम से। नो स्ट्रगल, नो नॉइस, एक छोटी सी ठप, और बॉम्बे में एक और लाश मिलती। वो आवाज कौन थी? रमन के लिए वो आवाज उसका भगवान था और खुद को एक एग्जीक्यूशनर मानता था। शायद इसीलिए हर मर्डर के बाद वो वापस जाकर सो जाता, बिना कोई गिल्ट के। ये सब बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते रहे, कंफ्यूज्ड, शेकन। क्या ये आदमी पागल है या किसी पागलपन का बहाना बना रहा है? रमन राघव पकड़ा गया था। पुलिस के पास कन्फेशन था, विटनेस था, लेकिन अब सवाल यह था कि यह आदमी कातिल क्यों बना? क्या उसने होश में ये सब किया या वो अपने ही दिमाग का शिकार था? जब रमन ने कहा मैं आवाजों के कहने पर मारता हूं, तब बॉम्बे पुलिस ने उसे मेंटल इवैल्यूएशन के लिए भेजा। रमन राघव को भेजा गया जे हॉस्पिटल बॉम्बे, जहां इंडिया के लीडिंग साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर भास्कर सुब्रमण्यम ने उसका फुल मेंटल असेसमेंट किया। जैसे ही रमन उनके रूम में आया, उन्होंने नोट किया उसका चेहरा शांत था, आंखें भटक रही थी, लेकिन एक्सप्रेशन में कोई पछतावा नहीं था, जैसे उसके अंदर कुछ हो ही नहीं, कुछ भी इंटेरोगेशन जैसा नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव था। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने डायग्नोज किया क्रोनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति हैलुसिनेशंस करता है, यानी उसे आवाजें सुनाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं जो असल में होते ही नहीं। और सबसे खतरनाक फॉर्म है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें पेशेंट को लगता है कि सब उसके खिलाफ है, दुनिया, लोग, पुलिस, सरकार, सब उसके पीछे है। रमन राघव के केस में उसे लगता था कि वो एक चोजन सोल्जर है, एक मसीहा जिसे बुराई का सफाया करना है। कंसल्टेशन के दौरान रमन ने डॉक्टर को बोला, मेरे अंदर एक आवाज बोलती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कृष्ण हूं, कभी मुझे लगता है कि लोग मुझे मारने आए हैं, उनको पहले मारना जरूरी है। वो कहता था कि रेलवे ट्रैक्स के नीचे से सिग्नल आते हैं। कहने लगा एक इनविजिबल ट्रांसमीटर है जो मुझे टारगेट देता है, और उसके टारगेट्स हमेशा वो लोग होते हैं जो बेघर होते या पापी। उसके हिसाब से वो पनिशमेंट दे रहा था, जस्टिस नहीं, डिवाइन करेक्शन। डॉक्टर सुब्रमण्यम के नोट्स में लिखा गया, रमन शोज क्लासिक delusions of grandeur. He believes he has been sent by a higher force to cleanse the city. This is not rage, this is repetition. यह आदमी अपने एक्शंस से शांति ढूंढ रहा है। यह आदमी सामाजिक रूप से एक खतरा है, ना इसे पछतावा है, ना संवेदना। ये यही सब रिपीट करेगा अगर छोड़ा गया तो। ये मेंटल इलनेस का सबसे डेंजरस पहलू था, जब पेशेंट को लगता है कि वो गलत नहीं है। वो खुद को भगवान के बराबर समझने लगता है। रमन राघव के ट्रायल 1969 में बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू हुए। लोग कोर्ट रूम के बाहर भीड़ बना रहे थे। मीडिया हेडलाइंस में छा गया था, फुटपाथ किलर फेसेस कोर्ट, सीरियल किलर और मेंटल पेशेंट। अंदर रमन एक बेंच पर शांत बैठा था, ना कोई गिल्ट, ना कोई दर्द, बस आंखों में वो ठंडी सी मुस्कुराहट। ट्रायल चालू हुआ और जज ने पहला सवाल किया, आप अपना नाम बताएं। रमन ने बस सीधा देखा और बोला, मैं वो हूं जो पापियों को खत्म करता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। ज्यूरी का एक मेंबर विजिबली हिल गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, माय लॉर्ड, ये आदमी समझदार है, इसने प्लान बनाया, मर्डर किया, सबूत नहीं छोड़ा। ये मेंटल नहीं है, ये मैनिपुलेटर है। डिफेंस ने कहा, रमन इज नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसेनिटी, ही डजंट अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम रॉन्ग। वो एक मेंटली इल पेशेंट है, किलर नहीं, विक्टिम है अपने माइंड का। कोर्ट में भास्कर सुब्रमण्यम का टेस्टिमनी सबसे क्रूशियल था। उन्होंने कहा, रमन इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। उसका हर कत्ल उसके इल्यूजन से इंस्पायर्ड था। वो सोचे बिना मारता था। He believed he was doing good. ये ट्रायल सिर्फ कत्ल का नहीं था, ये ट्रायल था इंटेंट का। इंडिया के लीगल सिस्टम में किसी को गिल्टी तभी माना जाता है जब उसने क्राइम किया हो और वो समझता हो कि उसका एक्ट गलत है। पर रमन के केस में वो दूसरा पॉइंट प्रूव नहीं हुआ था। उसके हेलुसिनेशंस उसकी सोच को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। जज ने बोला, This court finds that the accused cannot be held criminally responsible for his actions due to mental illness. ये आदमी इंसेन है, लेकिन डेंजरस भी है। ये पहली बार था इंडिया में एक सीरियल किलर को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बेसिस पर कंसिडर किया गया। ये था एक कातिल का ट्रायल, जहां क्राइम तो साफ था, पर दिमाग की दुनिया उससे कानून से अलग कर रही थी। और यह सवाल छोड़ गया, अगर किसी का दिमाग उससे कत्ल करवा रहा हो तो वो गुनहगार है या बीमार।
और तब जाके कोर्ट ने फैसला सुनाया, रमन राघव विल नॉट बी हैंग्ड, ही विल बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर लाइफ। रमन राघव को फांसी नहीं हुई, उसे आर्थर रोड जेल में कुछ वक्त रखा गया, फिर उसे भेजा गया येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल, पुणे में इनडेफिनेटली डिटेन्ड अंडर मेंटल हेल्थ लॉस। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां खून, चेज और कन्फेशन खत्म हो चुका था। अब बचा है सिर्फ एक आदमी जो जिंदा तो है पर जीता नहीं। रमन राघव बॉम्बे का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसे ना फांसी मिली ना इंसानियत का माफ कर देना। येरवाड़ा पुणे का एक पुराना मेंटल असाइलम, ब्रिटिश इलाका, ऊंची दीवार, लोहे के पुराने ग्रिल वाले विंडोज, अजीब सी खामोशी। वहीं भेजा गया था रमन राघव को। उसका वार्ड कुछ 10 बाय 10 फीट का था। कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं, ना ही तस्वीर, ना किताब, ना डायरी, सिर्फ एक आयरन पिन, एक स्टील थाली और एक आदमी जो जिंदगी भर अपने दिमाग के जंगल में अकेला भटकता रहा। डॉक्टर्स कहते हैं रमन किसी भी स्टेबल स्टेट में नहीं था। तो कभी दवा लेना सीधा एक्सेप्ट नहीं करता, कभी चिल्लाता, कभी हंसता, कभी बस एक दीवार को घूरता रहता और अचानक से बोलने लगता। वो मुझे सिग्नल भेज रहे हैं, वो मुझे भूल तो नहीं गए, मैं लौटूंगा, मैं फिर से सफाई करूंगा। उसके हेलुसिनेशंस उसका पूरा जीवन बन चुकी थी। वो कभी कृष्ण के रूप में अपने आप से बात करता, कभी बोलता कि उसे सिग्नल रेलवे ट्रैक के नीचे से आती है। कई बार वो एक नाम दोबारा लिखता, शांतिनगर, 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 शायद वही जगह जहां उसने सबसे पहला खत किया था। सुबह 5 बजे उठता, नर्स थाली देते, वो कुछ बोलता नहीं, थोड़ा सा खाना खाता, कभी नहीं भी खाता, फिर जाके खुद के बेड पे सो जाता, जहां कभी कभी चीख के उठ जाता, वो आ गए, वो मुझे बुला रहे हैं। डॉक्टर्स फाइल में लिखते गए, पेशेंट शोज साइंस ऑफ इररिवर्सिबल पैरानॉइड साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया, रिस्पॉन्स ओनली टू इंटरनल स्टिमुलाई, is now non-responsive to medication. No known family, no visits, no requests for parole. वक्त के साथ रमन बूढ़ा होता गया। वही किलर जो कभी रात में रेल ट्रैक के पास छुपकर छोटी सी आवाज में मौत बन जाता था, अब चल नहीं सकता था, हाथ कांपते थे, नजर कमजोर हो चुकी थी और दिमाग, वो अब भी एक दूसरी दुनिया में था, लेकिन अब वो दुनिया भी थक चुकी थी। कई बार वार्ड बॉय कहते, वो आदमी चुप रहता है, कभी कभी आंसू आते हैं बिना वजह, शायद उसे खुद भी नहीं पता वो क्यों रो रहा है। किसी दिन बेहतरीन मौसम था, एक ऑर्डिनरी सुबह, रमन राघव ने सांस लेना बंद कर दिया। कोई इमरजेंसी नहीं लगी, कोई न्यूज़ नहीं बनी, कोई बॉडी लेने नहीं आया। हॉस्पिटल ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, अनक्लेम्ड बॉडी, क्रीमेटेड एनोनिमसली, केस क्लोज्ड, और एक फाइल पर स्टैंप लग गया, डिसीज्ड, नेचुरल कॉजेज, ईयर अप्रॉक्स 1995। बस इतना ही। न बॉम्बे न दिल्ली, कहीं ये खबर ज्यादा नहीं फैली। वो शैतान जिसके नाम से कभी एक लोग फुटपाथ पर सोने से डरते थे, आज सिर्फ एक भूली हुई फाइल बन गया था। एक कातिल जो कभी शहर को सोचने पर मजबूर कर गया था, आखिर अपने ही जहन में गल गया। जिसे लोग साइको रमन कहकर भूल गए, वो डर बन गया, जो ना हेडलाइन में था ना कैलेंडर में, सिर्फ यादों के अंधेरे में रहता था। हर कत्ल के पीछे सिर्फ खून नहीं होता, कभी कभी एक टूटी हुई सोच होती है, और जब समाज उस सोच को समझने से पहले ठुकरा देता है, तो जन्म होता है एक रमन राघव का। So this was about Raman Raghav. I hope you liked this episode. For more such episodes, explore the episode section of India Unveiled. I'll see you super soon in the next coming episodes. Till then, take good care of your health. This is Rakesh, signing off from India Unveiled. Thank you for listening.